जनता के टैक्स का पैसा खाकर जनता के बीच ही नफरत फैलाने वाले सरकारी गोदी मीडिया के लपट झंडे अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रामक सूचना फैलाने का अपराध दर्ज हुआ है। पिछले कुछ सालों में अशोक श्रीवास्तव नफरत फैलाने में गोदी मीडिया के तमाम चाटुकारों को पीछे छोड़ चुके हैं और डीडी न्यूज का पूरा रंग ही बदल दिया है। अब सवाल यह है कि जिस वक्त में सत्ता से सवाल करने और आलोचना करने पर महिलाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो भी देशद्रोह के, 4 PM जैसे चैनल बंद हो रहे हैं, तो क्या अशोक श्रीवास्तव और डीडी न्यूज जैसे चैनलों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? इनकी तो पूरी व्यवस्था ही आपके टैक्स के पैसे से चलती है, मगर जब आप इनके कार्यक्रमों को देखेंगे, सुनेंगे, तो यकीन नहीं होगा कि प्राइवेट न्यूज़ चैनल ज़्यादा खतरनाक है, सेठों वाले या डीडी न्यूज़ और उस पर बैठे अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग। कुछ झलकियां मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये भी जानेंगे कि अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ अपराध क्यों दर्ज हुआ है। उधर सरकार की हाई लेवल मीटिंग को लेकर गजब गजब की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देश के तमाम पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग डिस्टर्ब हैं कि सरकार जो एडवाइजरी जारी करती है उसे खुद भी फॉलो क्यों नहीं करती और गोदी मीडिया वाले क्यों नहीं फॉलो करते। पहलगाम हमले के बाद गोदी मीडिया ने जो किया है उस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार बेहद गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उधर सवालों पर पाबंदी को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहद नाराज हैं। बहुत कुछ लिखा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात यह भी करेंगे कि क्या अगर आपके पास पैसा है, सिस्टम है, तो किसी को भी जितना चाहे बदनाम कर सकते हैं। क्या आज के सत्ताधारियों ने सिद्ध कर दिया है कि झूठ की गति बहुत ज्यादा है। सच जब तक बाहर आएगा तब तक किसी की पूरी उम्र ढल जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, किसी की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, जिस मुद्दे के सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पहली बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी, अब वो मुद्दा ही अदालत में फर्जी साबित हुआ है और अब मांग हो रही है कि बीजेपी RSS के लोग माफी मांगे और केजरीवाल भी माफी मांगे। कुछ और महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है और देश के सरकारी न्यूज चैनलों को टॉप गोदी मीडिया में परिवर्तित कर दिया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर अखबार की इस कटिंग को देखिए। मैं हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और अपने आप से पूछिए कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार है क्या वो पाकिस्तान तथा उसके आतंकियों की मदद नहीं कर रहा है? क्या आतंकियों का टारगेट भारत के भीतर कोई और पूरा कर रहा है? पहली खबर है कि एक नाबालिग को जबरन पाकिस्तान के झंडे पर पेशाब करने को मजबूर किया गया। बेंगलुरु में मैच देखने के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान का नारा लगाने को लेकर एक व्यक्ति के साथ लिंचिंग की गई। मसूरी में कश्मीरी शॉल बेचने वाले 16 लोगों को मारपीट की धमकी के बाद उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। मध्य प्रदेश की पुलिस भारतीय मां और पाकिस्तानी पिता के मामले को सुलझाने में लगी है। भोपाल में पहलगाम की गर्मी पहुंच चुकी है, यानी वहां भी आग लग चुकी है। इसे शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा कि पूरे देश में हिंसा फैल गई है। कौन है ये हिंसा फैलाने वाले लोग? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये किस दल, संगठन और धर्म के लोग हैं? इस हिंसक वातावरण में कौन सुरक्षित बचेगा? आइए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव के ऊपर उत्तर प्रदेश में FIR क्यों हुई है। दरअसल भारत समाचार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने का आरोप इन पर लगा है। भड़ास पर मीडिया ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा की नगर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव, SK पांडे और नितिन शुक्ला नाम के 3 ट्विटर हैंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इन तीनों लोगों ने भारत समाचार न्यूज चैनल को लेकर भ्रामक और बेसिर पैर का वीडियो पोस्ट करके अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और इससे भारत समाचार की छवि को गहरा धक्का लगा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जो कि 3 मिनट के आसपास का है। इसमें भारत समाचार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव तथा पत्रकार वासिंद्र मिश्रा का जिक्र करते हुए एक व्यक्ति ने 4.5 एकड़ जमीन पर कथित कब्जा का आरोप लगाया और इस वीडियो को शेयर करते हुए अशोक श्रीवास्तव ने दलाल फलाल जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अशोक चौधरी द्वारा नरेंद्र मोदी के नाम पर लिखी गई ये किताब, इसका टाइटल है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। अब ये खान मार्केट गैंग कौन है? या तो वो बता सकते हैं जिनकी छाती पर कमल का फूल लटका है कोटी के ऊपर से, या फिर वो बता सकते हैं जिनकी छाती पर कमल का फूल कोटी के भीतर छिपा हुआ है, जिसका असर उनकी जबान और उनकी लेखनी में नजर आता है। इस तस्वीर को अशोक श्रीवास्तव ने अपने ट्विटर हैंडल पर पिन करके रखा है, यानी सबसे पहले यही दिखता है। और यही देखकर क्या किसी एजेंसी, किसी अधिकारी की, किसी पुलिस की हिम्मत होगी कि वो श्रीवास्तव जी के खिलाफ कोई एक्शन ले ले? इसलिए मैंने कहा कि असंभव है सत्ता का एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन होना। यहाँ स्वतंत्र पत्रकारों जैसे गिरिजेश वशिष्ठ, अजित अंजुम, संजय शर्मा और मेरे जैसे चैनल के खिलाफ एक्शन हो सकता है। हमारे वीडियो को डिलीट किया जा सकता है, हमारा चैनल भी गायब करवाया जा सकता है, हमारा चैनल डिमोनेटाइज करवाया जा सकता है, तरह तरह से धमकियां मिल सकती हैं, मानसिक टॉर्चर दिया जा सकता
है, मगर सरकारी पैसे पर देश में आग लगाने वालों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। अब बताइए, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि एक वक्त जो डीडी न्यूज़ पूरे मुल्क को समाचार देने का सबसे मजबूत साधन था, आज वही डीडी न्यूज़ पूरे मुल्क में आग लगाने का सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगा। और एक वक्त जो अशोक श्रीवास्तव पूर्व प्रधानमंत्री के सामने छाती चौड़ी करके जनता के सवाल किया करते थे, वो आज के प्रधानमंत्री के लिए अपने ही मुल्क में आग लगाएंगे। क्या देश की जनता को ये सवाल नहीं करना चाहिए कि हम अपनी गाड़ी कमाई का टैक्स इसलिए नहीं देते कि सरकारी चैनल पर अशोक जैसे लोगों को बिठाकर हमारे बच्चों को आतंकी बनाया जाए? जरा सी मेहनत करिए, यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ के चैनल को खोजिए और देखिए कि अशोक श्रीवास्तव ने आपके बच्चों की शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, बच्चों के रोजगार, महिला सुरक्षा पर पिछली बार कब चर्चा किया था और देश की सुरक्षा पर कब चर्चा किया था, कब सत्ता से सवाल किया था और उस चर्चा में कैसी चर्चा हुई, पिछली बार कब इन्होंने सत्ताधारियों से सवाल पूछा। बहरहाल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलवाने का आग्रह किया है। कह रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद देश में जैसी परिस्थिति है, ऐसे वक्त में हमें दिखाना चाहिए देश को कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। अच्छा, कल से आप लगातार सुन रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। पूरा का पूरा गोदी मीडिया खूब शोर मचा रहा है, चारों तरफ वीडियो और फोटो चल रही है, इस मीटिंग की शेयर की जा रही है। मगर सवाल यह है कि हाई लेवल मीटिंग में कौन शामिल हुआ, इसे दिखाना, इसका वीडियो जारी करना, क्या ये ठीक है? केरला कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि मोदी ने रक्षा मंत्री, NSA, CDS और सभी सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ बैठक और एक वीडियो प्रकाशित किया। हमें इतनी महत्वपूर्ण बैठक को प्रकाशित करने की क्या जरूरत है? कैमरामैन, वीडियो एडिटर को ऐसी गंभीर स्थिति में सभी महत्वपूर्ण रणनीतियों को सुनने की अनुमति क्यों दी गई? नेहा राठौर ने भी लिखा है कि दुनिया भर को क्यों मालूम होना चाहिए कि हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन अधिकारी नेता शामिल था? क्या ये देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं है? क्या हाई लेवल मीटिंग और चाय पार्टी में कोई अंतर नहीं होता? क्या ये देश भाजपा के लिए खेल का सामान है? हर चीज का मजाक बना दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ लिख रहे हैं कि गोदिष्ट मीडिया कह रहा है कि आर्मी को खुली छूट दे दी मोदी जी ने, तो क्या 2016 से अब तक खुली छूट नहीं थी? ये जुमला था क्या, या भक्तों को दिया गया झुंझुना? कुछ भी बोलो भक्त मान लेंगे, भक्त है ना। मैंने तो एक ही मतलब निकाला, इससे न हो पाएगा, बस जुमले ले लो। वैसे सवाल तो ये भी है कि आज गोदी मीडिया चिल्ला रहा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी को खुली छूट दे दी है। अब तक क्या सेना के हाथों में बेड़ियां बांधी गई थी? क्या अब तक सेना टुकुर टुकुर इंतजार करती थी कि आतंकी मार के चले जाएंगे, फिर हम फलाने जी से फोन करके पूछेंगे साहब क्या करना है बताइए, कुछ करना है कि बैठे रहेंगे? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, हाई लेवल मीटिंग की बातें बाहर कौन लेके आ रहा है? कौन बता रहा है कि मीटिंग में क्या बात हुई? दूसरी तरफ सरकार ने पहले ही कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चीजों को मीडिया में सोच समझ के शामिल किया जाए, दिखाया जाए। लोग पूछ रहे हैं कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, CDS या NSA और रक्षा मंत्री ऐसी हल्की बात तो करेंगे नहीं बाहर आके मीटिंग से निकलने के बाद, और पत्रकारों से कह देंगे कि हमने सेना को पूरी खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री भी इस मामले में ऐसा हल्कापन तो नहीं दिखाएंगे। तो फिर ये खबरें बाहर कहां से आ रही हैं, कौन लेके आ रहा है? और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देश के इतने बड़े बड़े लोग देश की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वहां कैमरामैन, एडिटर आदि की जरूरत है? क्या यह सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की बात नहीं है? वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा कि इनकी खुद की एडवाइजरी है कि सैन्य ऑपरेशन से जुड़ी सूचनाओं को सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट न करें। यानी एक तरफ सरकार दूसरों से कह रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर मत बनाइए, और दूसरी तरफ खुद ही इस तरह के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। सवाल है कि अपनी ही एडवाइजरी को सरकार फॉलो क्यों नहीं करती? और गोदी मीडिया वाले जब सूत्रों के आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सरकार उन पर रोक क्यों नहीं लगाती? क्या उनके खिलाफ 4 PM जैसा कोई एक्शन हो सकता है? गोदी मीडिया को लेकर अपनी फेसबुक पोस्ट में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जो लिख रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए और आगे कुछ विशेष खबरें बने रहिएगा। इनका कहना है कि युद्ध की आशंका जैसी तनावपूर्ण स्थिति में गोदी चैनलों पर पाकिस्तानी वक्ताओं की मौज है। गोदी चैनलों के पास कुछ है नहीं, इसलिए माहौल बनाए रखने के लिए सीमा पार से वक्ताओं को लाया जा रहा है। उधर से अनाप शनाप बोला जा रहा है और इधर से भी अनाप शनाप का जवाबी हमला हो रहा है। दोनों देशों के बीच वीजा तक बंद है, लेकिन वीडियो लिंक साझा हो रहा है। एक सप्ताह बिना सवाल किए गुजर गया, आगे भी गुजरता रहे, इसलिए पाकिस्तानी वक्ता आते रहेंगे या फिर विपक्ष के किसी नेता के किसी बयान को लेकर बहस का सामियाना ताना जाता रहेगा। पाकिस्तानी वक्ताओं को लेकर मोदी सरकार भी एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि पता है कि गोदी मीडिया की दुकानें बंद हो जाएगी। उनके पास बहस को तानने के लिए कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानी वक्ताओं के बिना बहस में गर्माहट कैसे पैदा होगी? कितनी जल्दी ही मारे गए लोगों के परिजनों, दोस्तों और उनकी अपनी कहानियों और सपनों को गायब कर दिया गया। पुलवामा हमले में मारे गए CRPF के जवानों के परिवार वालों को गायब कर दिया गया। जो अपने देश के हैं वो टीवी पर नजर नहीं आ रहे,
आखिर आतंक के शिकार परिवारों के बयान कहाँ हैं? क्या इसलिए गायब हो गए कि वे सुरक्षा में चूक की बात कर देते हैं, कि कोई सिपाही नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था? उनसे बेहतर आतंक के खिलाफ आक्रोश को कौन अभिव्यक्त कर सकता है? आपको गुस्सा ही पैदा करना है तो उनके परिवारों का दुख और आक्रोश क्या कम है, जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनों को खो दिया? कहां गए ऐसे लोग? इससे हमें पता चलेगा कि पुलवामा हमले से लेकर तमाम आतंकी हमलों में मारे गए परिवारों के लोग क्या कर रहे हैं, उनका पुनर्वास कैसे किया गया, उन्हें क्या दिक्कतें हैं, उनका संघर्ष कैसा है, क्या है। गोदी चैनल कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। दरअसल यही बात है, बहस किसी भी तरह से इस बात पर घूम फिर के ना आ जाए कि आतंकी भारत में आ कैसे गए। आपको पता कैसे नहीं चला? इसलिए पाकिस्तान से वक्ता बुलाकर खाली जगहों को भरा जा रहा है। अगर कोई यूट्यूबर अपने चैनल पर पाकिस्तानी वक्ता को ले आए तो उसका चैनल बंद कर दिया जाएगा। IT सेल के नेटवर्क से ही देशद्रोही होने का अभियान चलाया जाएगा। आपके फोन में मीम आने लगेंगे कि फला यूट्यूबर पाकिस्तानी वक्ता को बुलाकर बात कर रहा है, लेकिन गोदी चैनलों को सब छूट है। इतनी छूट है फिर भी दोस्त सवाल नहीं पूछ पाते हैं। चूक सरकार से हुई है और पत्रकारिता विपक्ष से पूछकर की जा रही है। स्वतंत्र पत्रकारों और आलोचना करने वालों के खिलाफ FIR के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। लिख रहे हैं कि पाबंदी अंत की ओर बढ़ती भयभीत सत्ता की निशानी होती। एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल बंद करने या किसी लोक गायिका पर FIR के पीछे असली वजह दर्शकों के बीच नकारे जा चुके उन बड़े न्यूज चैनलों को बचाने की है जिनका सत्ता से वे नालबद्ध संबंध है, जिसका आर्थिक सिद्धांत है कि जिसका दाना उसका गाना। इन जुमलाई चैनलों का झूठ अब सिर्फ वही देख रहा है जो आज तक ये समझ नहीं पाया कि उसकी भावनाओं का शोषण करके उसे लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है और बनाए रखा भी जा रहा है। ये मूर्खता की डेली डोज परोसने वाले तथाकथित बड़े न्यूज चैनल हैं। सत्ता की असली चिंता यह है कि ऐसे माउथ ऑर्गन चैनल चले गए तो सत्ताधारी अपने लगातार घटते समर्थकों को कैसे बचाएंगे, अपना नफरती एजेंडा कैसे चलाएंगे, उनकी हर गलत बात को सही साबित करने वाले मूढ़ लोग कहां से लाएंगे। ये वो तथाकथित बड़े न्यूज चैनल्स हैं जो दो लोगों के बीच आग जलाकर शांतिपूर्ण वार्ता करते हैं। ऐसे कर्तव्यचित चैनल उन परंपरागत बदजुबान लोगों को भी बुलाते हैं जिनको मुक्त रूप से अपशब्द कहने की छूट है और जिनके दुष्कथन कहते समय उनके प्रोग्राम के संचालक सुनने, समझने व देखने की शक्ति कुछ समय के लिए खो देते हैं। जिस जहाज के खेवनहार ऐसे इंद्रियों से हीन असंवेदनशील लोग होंगे उनको डूबने से कोई बचा नहीं सकता। इनके मालिक लोग जब अपने कर्म और कर्तव्य के सगे नहीं हैं तो वे ऐसे संचालकों को क्या बचा पाएंगे जिनका वजन पत्रकारिता धर्म निभाने की तराजू पर शून्य से भी नीचे। अब एक स्पेशल खबर देखिए। साल 2010 का राष्ट्रमंडल खेल इस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से सभी के दिमाग में विशेष जगह रखता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपाइयों ने कांग्रेस और UPA सरकार को खूब बदनाम किया और बदनामी का असर इतना गहरा हुआ कि कांग्रेस गर्त में चली गई। उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ खूब सारे झूठे आरोप और बदनामी फैलाई गई। मगर अब दिल्ली की एक अदालत ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन समिति के पूर्व प्रमुख सुरेश कलमाड़ी और तत्कालीन महासचिव ललित भनोट तथा अन्य के खिलाफ ED की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यानी इसमें कहीं कोई घोटाला भ्रष्टाचार नहीं मिला। मोदी शाह की ही जांच एजेंसी ED ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया और अब कांग्रेस का कहना है कि मोदी और केजरीवाल को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी चीजें चल रही थी। केजरीवाल भी BJP RSS की तरफ ही नजर आते थे, ऐसे आरोप लगते हैं, क्योंकि दोनों का काम एक ही था। दोनों ने मिलकर कांग्रेस को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। एक से बढ़कर एक झूठे आरोप लगाए और अब बारी बारी से वो सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं। मगर सोचिए, इस झूठ ने कांग्रेस के कितने नेताओं का जीना दुभर कर दिया, उन्हें बदनाम किया। पूर्व प्रधानमंत्री और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को मरते दम तक इन चीजों से छुटकारा नहीं मिल पाया। बदनामी माथे पर लगी रही। आज 30 अप्रैल है और कल 1 मई को सुरेश कलमाड़ी की उम्र 80 साल हो जाएगी। पुरानी खबरों को निकाल कर देखिए, इन्हें किस लेवल पर बदनाम किया गया था और पिछले 15 साल से भ्रष्टाचार का जो धब्बा इनके माथे पर चढ़ाया गया उसके पीछे इन्होंने बहुत कुछ झेला होगा। हालांकि कम से कम इतना हुआ कि जीते जी दाग को मिटते हुए देख पा रहे हैं। मगर जो चले गए, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो चाहे शीला दीक्षित, जो चले गए, उन्हें कौन बताएगा कि आपके माथे पर जो दाग लगाया गया था वो झूठा था। अब आपको क्लीन चिट मिल चुकी है। क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं और सहयोगियों ने सुरेश कलमाड़ी को सम्मान के साथ बहाल करने की आवाज उठाई है। साल 2011 में कलमाड़ी को पार्टी से निलंबित किया गया था। अब कहा जा रहा है कि यह गलत हुआ। यहीं पर सोचने वाली बात है कि इसी देश में एक वक्त ऐसी सरकार भी हुआ करती थी जब महज आरोपों के आधार पर लोगों को और बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को, सरकार में शामिल लोगों को पार्टी से निकाल भी दिया जाता था। उन पर मुकदमे भी चलते थे, जांच भी होती थी, उन्हें जेलों में भी भेजा जाता था। यानी सरकार में बैठे लोगों को भी जेल में डाल दिया जाता था खाली आरोपों के आधार पर। जबकि आज की तारीख में जेल केवल विपक्षियों के लिए है, विरोधियों के लिए है, आलोचना करने वालों के लिए है, सवाल करने वालों के लिए है। आज सत्ताधारियों के ऊपर चाहे जितना बड़ा आरोप लग जाए
उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, बल्कि प्रमोशन होता है। उधर पेगासस जांच मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस के इस्तेमाल में कुछ गलत नहीं है, लेकिन व्यक्तियों के खिलाफ यानी व्यक्तिगत रूप से अगर किसी के खिलाफ इसका दुरुपयोग किया गया है तो उसकी जांच की जा सकती है। पेगासस पर जांच करने वाली समिति ने पहले ही कहा कि सरकार ने सहयोग नहीं किया था। सोचिए 11 सालों में मोदी सत्ता में तमाम लोगों पर कितने गंभीर आरोप लगे, खुलेआम तांडव किया जा रहा है, मगर कहीं कोई जवाबदेही, कहीं कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती। पहलगाम हमले के बाद ही पहले दिन से पहले मिनट से बदले की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी बदले की बात कही, मगर ये नहीं बता रहे कि किसकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ। अगर हमारे लोगों को मारा गया तो निश्चित आप बदला लीजिए, हम सब बदला चाहते हैं, मगर उससे पहले ये भी जानना चाहते हैं कि किसकी लापरवाही से ये हुआ है। लेकिन इन सवालों की कहीं कोई चर्चा नहीं है। सवाल करने पर FIR हो जाती है, जवाब मांगने वाले चैनल बंद कर दिए जाते हैं। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।